डेंगू हो गया है तो बकरी का दूध पिलाओ, बहुत फायदा करेगा। इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं, ये मिथ है। ओके। बल्कि इससे कभी-कभी नुकसान भी हो जाता है। अच्छा। डेंगू के साथ-साथ एक दूसरी डिज़ीज़ होती है ब्रूसेलोसिस, ये होने वो का को-इन्फेक्शन एक साथ हो जाता है। क्या बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है तो ये एक डेंगू का साइन हो सकता है? जी, तेज़ बुखार, हुँ, आँखों का पीछे दर्द जिसे पेरी-ऑर्बिटल पेन कहते हैं, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर पे लाल चकत्ते हो जाना, रैशेस। रैशेज़ हो जाना, पेट दर्द, उल्टी और कई बार इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाना कि कुछ हम काम भी नहीं, अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। और डेंगू में अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो कितना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है? 50,000 से नीचे आ रहे हैं तो अच्छा। आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अच्छा। फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए रेगुलर, लेकिन प्लेटलेट चढ़ाने की जहाँ तक ज़रूरत है डेंगू में 10 से 15,000 से नीचे गिर जाए और या फिर 20,000 से नीचे है और कुछ ब्लीडिंग के साइंस हैं, जैसे मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, पेशाब के रास्ते या मल के रास्ते खून जाने लगा है, तब ज़रूरत होती है प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत। आपने किसी पेशेंट को डील किया हो या कोई ऐसा केस हो जिसमें डेंगू इतना सीवियर हो गया कि बात डेथ तक भी पहुंच गई? हाँ, डेंगू में एक कभी-कभी डेंगू इनकेफ्लोपैथी हो जाती है, मतलब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ जाता है, तो उसमें सूजन आ जाती है। दैट इज़ द वर्स्ट कंडीशन। कि वो कौन से लोग हैं जो डेंगू होने के सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं या किन्हें चांसेस हैं कि ऐसे लोगों को डेंगू ज़्यादा मतलब खतरा पैदा कर सकता है? तो डेंगू वो किसी को भी हो सकता है, बच्चे से लेके बड़े तक किसी को भी। किसी को भी हो जो भी आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में, इंडोर एक्टिविटी ये मच्छर तो हमारे घर में हर जगह पे हो सकता है। इवन जो हमारा पीने का पानी है उसमें भी तो हो सकता है। अच्छा, तो डॉक्टर हमें थोड़ा सा ये भी बताइए कि जिस सीज़न में डेंगू बहुत ज़्यादा स्पाइक पर रहता है, उस टाइम पर हम खुद को प्रिवेंट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं ताकि हम अपने रिस्क को कम कर सकें डेंगू होने हम का? घर पर अपना कहीं पे भी जैसे लोगों के बैकयार्ड में काफ़ी खराब सामान पड़ा रहता है, उसमें पानी भर जाता है। फर्श में कभी गड्ढे हो जाते हैं, सड़कों पे गड्ढे हो जाते हैं, जो फेंके हुए टायर्स होते हैं, लोग टायर फेंक देते हैं, कूलर में पानी जमा हो जाता है। ये सब वो जगह होती है जहाँ पे मच्छर सबसे ज़्यादा पनपते हैं। तो बारिश आने से पहले घर की सफाई करें, जितना भी आपका कबाड़ है जिसको कहते हैं वो हटा दें। तो अगर किसी को समझने हो कि डेंगू या तो हमें इतनी ज़्यादा हो गई है कि हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत है या माइल्ड है कि घर पर भी ट्रीटमेंट हो सकता है इसका, तो फिर कैसे समझेंगे? जब हमें उसमें मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत होती है, पल्स, बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, जो शरीर के खाली स्पेसेस होते हैं जैसे प्लूरल स्पेस है, एब्डोमिनल स्पेस है, इन कैविटीज़ में पानी भर जाता है। जो हमारे वेसल्स होते हैं उससे फ्लूइड लीक हो करके जो कैविटीज़ हैं, जैसे हमारे पेट में जिसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, हमारे लंग्स में प्लूरल कैविटी होती है, वहाँ पे ये फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है। ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी लाइव के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल रहते हैं कि आखिर ये जो बीमारी है ये फैलती कैसे है, किस सीजन में सबसे ज़्यादा स्पाइक पर होती है, इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा मिथ तो होम रेमेडीज़ को लेकर के है। कई लोगों को लगता है कि डेंगू हो गया है तो बकरी का दूध पिला दो, गिलोय पीने लगो और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी मिथ्स को बस्ट करने के लिए एग्जैक्टली डेंगू क्या है, उसके सिम्टम्स और प्रिवेंशन के बारे में विस्तार से समझने के लिए हमने सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनसे इस सेशन के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत, जो कि है एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, निम्स हॉस्पिटल और कॉलेज में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े हैं। जैसा कि हमने बात भी की डॉक्टर कि डेंगू का एक सीजन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइक पे रहता है और आने वाले कुछ दिनों में इसके केसेस भी बढ़ने लगेंगे। तो उसी के लिए हमने इस पॉडकास्ट को ऑर्गेनाइज किया है ताकि पहले से ही लोगों को अवेयर कर दें और उनको प्रिवेंशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। तो सबसे पहले आप यही बताइए कि डेंगू क्या सिर्फ मच्छरों के काटने से फैलता है या कोई और भी मीडियम है? डेंगू मच्छरों के काटने से फैलता है। इसका एक एडीज नाम का मच्छर होता है जिसे
टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। Okay. इसकी खासियत ये होती है अदर देन मलेरिया मॉस्किटो। मलेरिया जो मॉस्किटो होता है अनोफिलिस, वो रात में काटता है। Okay. ये दिन में भी बहुत एक्टिव रहता है, ये मच्छर ये दिन में काटता है। और ये फ्रेश इवन ये फ्रेश वाटर में भी ग्रो कर सकता है। Okay. और इसका जो सबसे पीक टाइम होता है इट इज़ अ डस्क एंड डॉन, मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग और शाम के वक्त ये सबसे Right. ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये जो मच्छर होते हैं नर होता है या मादा होती है? मादा मादा फीमेल। मच्छर होती है। ओके। तो मतलब आपने कहा, और ये कौन से सीजन में सबसे ज्यादा स्पाइक पर होती हैं काटने आफ्टर के? मानसून सीजन बिटवीन जुलाई हाँ, टू नवंबर। जुलाई से नवंबर नवंबर में। के बीच में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ओके। तो डेंगू के ना बहुत सारे सिम्टम्स हैं, तो आप हमें प्लीज सिम्टम्स थोड़े से समझाइएगा। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है तो ये एक डेंगू का साइन हो सकता है? जी, तेज बुखार, हम्म, आंखों का पीछे दर्द जिसे पेरी ऑर्बिटल पेन कहते हैं, हम्म, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ओके। शरीर पे लाल चकत्ते हो जाना, रैशेस। रैशेस हो जाना, पेट दर्द, उल्टी, और कई बार इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाना कि कुछ हम काम भी नहीं, अपने जो रोज़मर्रा के काम है वो भी नहीं कर सकते हैं। ओके। हाँ। तो ये सिम्टम्स थोड़े थोड़े फ्लू जैसे भी होते हैं, क्योंकि फ्लू में भी कई बार लोगों को इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, हाँ, तो हम कई बार डिफरेंशिएट कैसे करें? बिल्कुल, कई बार डेंगू एकदम फ्लू लाइक सिम्पटम्स की तरह ही स्टार्ट हम्म, होता है। वो माइल्ड डेंगू होता है। डेंगू के 4 तरह के सीरोटाइप्स होते हैं। डेंगू के टाइप्स भी होते हैं? डेंगू के 4 तरह के सीरोटाइप्स होते हैं। ओके। इट इज़ डेन 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 भी है जो अभी रिसेंटली इट वाज़ डिस्कवर्ड। ओके। सो डेन 1, डेन 2 आर माइल्ड, माइल्ड mild dengue डेंगू। virus. 3 and 4 are severe. सीवियर। एंड They फिफ्थ? they cause severe. Fever, fifth type is also very severe. It is called dengue hemorrhagic fever. अच्छा। In a mild dengue, सीवियर dengue hemorrhagic fever, and dengue shock syndrome, which is the कंडीशन। critical type of dengue. ओके। तो ये जो टाइप्स ऑफ डेंगू होते हैं, इसमें अगर थोड़ा से लोगों को सिंपलीफाई करके समझने हो कि सभी का बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या सबके सिम्टम्स भी अलग होते हैं, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन जो करिए। डेंगू की शुरुआत होती है वो सभी मरीजों में तेज बुखार के साथ होती है। हम्म, तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, और उसके साथ जोड़ों में दर्द। ओके। इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। अच्छा। बहुत तेज दर्द होता है। ठीक है। और पेट दर्द, उसके साथ पेट दर्द, उल्टी, अम, पूरे शरीर में चकत्ते, लाल दाने पड़ जाना और खुजली होना, ये ये सारे सिम्टम्स हैं। मुख्य लक्षण होते हैं ये डेंगू माइल्ड के। के होते हैं और फिर जब सीवियर तक पहुंच जाते हैं तो फिर इससे ज्यादा? सीवियर में उनको जब हमें उसमें मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत होती ओके। है। पल्स, बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। अच्छा। जो शरीर के खाली स्पेसेस होते हैं जैसे प्लूरल स्पेस है, एब्डोमिनल स्पेस है, इन कैविटीज़ में पानी भर जाता है। जब डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है उसमें कैपिलरी लीक होते हैं। मतलब जो हमारे वेसल्स होते हैं उससे फ्लूइड लीक हो करके जो कैविटीज़ हैं जैसे हमारे पेट में, जिसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, हमारे लंग्स में प्लूरल कैविटी होती है, वहाँ पे ये फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके। ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन कंडीशन होती है। तो अगर किसी को समझने हो कि डेंगू या तो हमें इतनी ज़्यादा हो गई है कि हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत है, या माइल्ड है कि घर पर भी ट्रीटमेंट हो सकता है इसका, तो फिर कैसे समझेंगे? कुछ वार्निंग साइंस बॉडी देती है ऐसे? हाँ, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो रही है, एक्सट्रीमली वीकनेस है, मांसपेशियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पेरिऑर्बिटल पेन है और उल्टी और पेट दर्द, ये साइंस होते हैं कि अब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। और अगर घर में ही ठीक हो जाने वाले सिम्टम्स होंगे तो फिर वो माइल्ड सिम्टम्स हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, बुखार है, सिर दर्द है, और आंखों के पीछे दर्द होता है। ये होता है। ये आप घर में अच्छे से फ्लूइड लीजिए, पानी पिए, जिसमें वो नारियल पानी हो सकता है, ORS हो सकता है, ये ले, अच्छा हल्का न्यूट्रिशियस खाना खाएं, रेस्ट करें, और बुखार आने पे केवल पैरासीटामोल लें और कोई दवा ना लें। और कोई दवा नहीं। ओके। तो इसमें प्लेटलेट्स का भी रोल थोड़ा सा समझाइएगा, क्योंकि डेंगू में सभी लोगों के दिमाग में एक चीज़ आता है कि प्लेटलेट्स गिरने लगे, प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं,
प्लेटलेट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, और डेंगू में अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो कितना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है? प्लेटलेट्स एक्चुअली हमारे शरीर में जो खून का थक्का जमाने वाली कोशिकाएं होती हैं हम्म। उनको प्लेटलेट्स कहते हैं। ओके। हमारे शरीर में ये बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो जहाँ खून बनता है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि शरीर में खून बनाने की जो फैक्ट्री है वो बोन मैरो होती है। अच्छा। बोन मैरो में 3 तरह के सेल्स बनते हैं। इट इज़ आरबीसी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, डब्ल्यूबीसी WBC। श्वेत रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं हमारे अंदर, जब कहीं हमें चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, तो वो खून का थक्का जमाते हैं और खून बहने में को रोकने में मदद करते हैं ये, ओके, कि ब्लीडिंग रुक जाए। ब्लीडिंग रुक जाए। ठीक है। हाँ, इनकी जो नॉर्मल संख्या है हमारे ब्लड में 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। तक होती है। अच्छा, हाँ, तो डेंगू में ये कितने गिरने लगते हैं प्लेटलेट्स की, समझ जाना चाहिए कि रिस्क थोड़ा सा बढ़ गया? ये प्लेटलेट किसी भी वायरल फीवर में और भी कुछ तरह के बुखार होते हैं, इसमें प्लेटलेट गिर सकते हैं। ओके। तो प्लेटलेट गिरने से बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। वो वायरल फीवर में कई तरह के वायरल फीवर में गिरते हैं। ठीक है। ठीक है। वो अगर आपके 50,000 से नीचे आ रहे हैं तो अच्छा। आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ओके। फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए रेगुलर। लेकिन प्लेटलेट चढ़ाने की जहाँ तक ज़रूरत है डेंगू में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, कम ही और पड़ते हैं। उसको डॉक्टर्स को भी जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए प्लेटलेट्स को। क्यों प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन जो है वो सही चीज़ नहीं है? आप नहीं, अवॉइड, मतलब आपने कहा अवॉइड अवॉइड करना अवॉइड चाहिए, करना चाहिए। क्यों ऐसा? ब्लड, ये एक ब्लड प्रोडक्ट है। ब्लड प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह से रिएक्शन कर सकता है बॉडी में, और कभी कभी ये डेंगू को और बढ़ाने का भी काम करता है अच्छा। अगर हम अनावश्यक प्लेटलेट चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं। हाँ, तो जैसे प्लेटलेट्स 50,000 से आपने कहा कम हो गए, तो ये एक साइन है कि अब डेंगू थोड़ा अब सीवियर हो रहा है। सीवियर हो रहा है, लेकिन अभी भी हमको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत है अगर आपके प्लेटलेट 10 से 15,000 से नीचे गिर जाएँ, हम्म। और या फिर 20,000 से नीचे हैं, और कुछ ब्लीडिंग के साइंस हैं, जैसे मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, अच्छा। पेशाब के रास्ते या मल के रास्ते खून जाने लगा है, ओके। तब ज़रूरत प्लेटलेट्स होती है, चढ़ाने प्लेटलेट में। चढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो जो प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन है, इसमें फिर क्या दूसरे बॉडी से प्लेटलेट्स लिया जाता है? तो डोनर और रिसीवर का कितना रोल है इसमें? हाँ, ये जो 2 तरह के प्लेटलेट्स होते हैं, एक तो हम हम्म। जब ब्लड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसमें अलग-अलग रैंडम डोनर के प्लेटलेट्स भी होते हैं, उसको रैंडम डोनर प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है। एक सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है जिसमें हम सेम ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से एफेरेसिस के माध्यम से प्लेटलेट्स अलग कर लेते हैं। ओके। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही व्यक्ति का प्लेटलेट चढ़ा रहे हो, तो उसमें रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ओके। और एक बार में लगभग 40 से 50,000 प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ जाते हैं। तो और प्लेटलेट्स चढ़ाने का फिर प्रोसेस कैसे होता है? अगर किसी व्यक्ति के प्लेटलेट 20,000 से नीचे गिर गए कम हैं होगा। और ब्लीडिंग के साइंस हैं, हम्म। और ब्लीडिंग के साइंस अगर नहीं है, तो फिर 15,000 से अगर नीचे प्लेटलेट गिर गए हैं, तब चढ़ाते तो कैसे, मतलब चढ़ाया जाता है? जैसे खून देते हैं हम हैं। लोग, जैसे ब्लड चढ़ाया जाता है और दूसरे वैसे ब्लड प्रोडक्ट्स चढ़ाए जाते हैं तो वैसे आईवी ही लाइन के थ्रू। आईवी लाइन के थ्रू ही हाँ, प्लेटलेट्स चढ़ाया प्लेटलेट्स जाता है चढ़ाए उनको। ओके। तो जैसे डेंगू अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो फिर इसका आफ्टर इफेक्ट हमारी बॉडी पर कितने दिनों तक रहता है? आफ्टर सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीज़ को थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि प्लेटलेट्स के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है। हम्म। डोंट चेज़ प्लेटलेट्स। ओके। प्लेटलेट काउंट्स को लेके बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। जो सबसे ज़्यादा मॉनिटर करने वाली इसमें चीज़ होती है, वो होती है पीसीवी। पीसीबी। वो पीसीवी क्या होता है? जो हमारा आपको बताती है कि ब्लड हमारा, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है। अच्छा। हाँ, ब्लड सेल्स के अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सिर हेडेक, वॉमिटिंग, ये सब कॉज करता है कॉज करता है। शरीर ओके। में। प्लेटलेट्स आपके अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, 15,000 तक भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। वो बॉडी उसको अपने आप रिकवर करेगी। अच्छा। तो डेंगू फिर एग्जैक्टली उसका टाइम ड्यूरेशन कितने रहता है? अगर एक बार डेंगू हो गया तो कितने दिन तक रहेगा और कितने दिनों में खत्म हो जाता है? पहले 5 दिन बुखार रहता है, इसको फेब्राइल फेज कहते ठीक है। हैं। फिर 4 से 7 दिन तक ये क्रिटिकल फेज होता है। जो डेंगू में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इसी फेज में आते हैं, ओके। और 7 दिन के बाद इट इज़ रिकवरी फेज। अब बॉडी रिकवरी शुरू कर देती है।
ठीक है। प्लेटलेट, पीसीवी, उल्टी, दस्त, सब धीरे धीरे ठीक खत्म। होने लगते हैं, इसमें खत्म होने लगते तो हैं। ये जो आपने कहा कि डेंगू का एक क्रिटिकल फेज भी होता है, हम्म। इसमें फिर कितने मतलब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कैसे? इसमें उल्टी, हम्म। दस्त, कभी कभी सांस लेने में समस्या, अच्छा, पेट फूलना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो ये सकती सारे हैं। प्रॉब्लम्स होते ऐसा भी होता है क्या कि डेंगू मतलब आपने किसी पेशेंट को डील किया हो या कोई ऐसा केस हो जिसमें डेंगू इतना सीवियर हो गया कि बात डेथ तक भी पहुंच गई? हैं। हाँ, डेंगू में एक कभी कभी डेंगू इनकेफ्लोपैथी हो जाती है, मतलब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन पे भी असर, इफेक्ट पड़ देते अफेक्ट हैं? पड़ जाता है। ओके। तो उसमें सूजन आ जाती है। दैट इज अच्छा, द वर्स्ट कंडीशन। तो वो ये फिर कैसे ट्रीट होता है? ये अगर आप पेशेंट को शुरू से ही उसके वाइटल्स, हम्म। पल्स, बीपी, ऑक्सीजन सैचुरेशंस, रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करते हुए चलते हैं। हम्म। और साथ ही साथ उसका जो डिहाइड्रेशन लेवल है, पीसीबी, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट, इन तीन चीज़ों को साथ साथ मॉनिटर करें। कभी कभी तो उनको हम 6 आवरली, हर 6-6 घंटे पे मॉनिटर करते हैं। अच्छा, और उनका यूरिन आउटपुट चेक करते सब, हैं। तो इस स्थिति से बचा जा सकता है तो कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है, कोई आता है हॉस्पिटल में एडमिट होकर के, फिर उसका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या क्या, जैसा मेडिसिन पे या फिर कोई और ऑप्शंस होते हैं? मेडिसिन बहुत सिंपल, आईवी फ्लूइड्स। आईवी आईवी फ्लूइड। फ्लूइड्स इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। ओके। जो मुख्यतः इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है, हम्म। कोई बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है नहीं डेंगू का। होता, ओके। और वायरल वायरल फीवर जैसे होते हैं, और वायरल बॉर्न डिजीजेज होती हैं, उनकी तरह सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही सबसे ज़्यादा काम आता है। आईवी फ्लूइड्स, हम्म। फीवर आता है तो पैरासीटामोल, फिर जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है लाइक वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन, इन उनको सब के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही हम करते देते हैं, ओके। अच्छा डॉक्टर, डेंगू के लिए कोई वैक्सीन है अवेलेबल अभी? हैं। यहाँ डेंगू के लिए वैक्सीन अभी है, हम्म। पर वो अभी हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, इंडिया में नहीं इंडिया है। में अवेलेबल नहीं है। वो ट्रायल चल रहा है, आईसीएमआरआई उसको भी बना रहे हैं, उसका फेज 3 ट्रायल शुरू हो चुका है। ओके। हो सकता है बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाए। यूएस में है, हम्म। 2 तरह के वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं डेंगू के, डेंगू के। ओके। तो जैसे अगर डेंगू का लोगों का ट्रीटमेंट हो गया, वो रिकवर हो गए, कोई ऐसा भी चांसेस होते हैं कि अगर एक बार डेंगू हो गया तो फिर वापस भी हो सकता है? डेंगू बार बार भी हो सकता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें डेंगू नहीं होता या एक हाँ। बार हो गया तो खत्म, और कुछ लोग होते हैं जो इतने ज्यादा प्रोन होते हैं कि उनको बार बार डेंगू होता है। फिर क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनमें? ये एक वायरल बॉर्न डिजीज है। हम्म। आपको जितनी बार वायरस इफेक्ट करेगा, जितनी बार वो वायरल इन्फेक्टेड मॉस्किटो काटेगा। से आप कांटेक्ट में आओगे, हम्म। वो बार बार हो सकता है। ओके। हाँ, ये होता है कि आप एक सीजन में एक ही तरह के सीरोटाइप से 2 बार इन्फेक्टेड ज़्यादातर नहीं होते हैं पेशेंट्स, अच्छा, मतलब एक सीजन में एक ही बार इन्फेक्ट हो सकते हो आप? एक सीरोटाइप से। जैसे ज़्यादातर एक सीजन में एक या 2 टाइप का जो सीरोटाइप है वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। फैलता है। ओके। जैसे मान लीजिए सीरोटाइप इज मॉस्किटो। सीरोटाइप्स ओके। नहीं, सीरोटाइप्स ऑफ वायरस वायरस, अच्छा, वायरस। ओके ओके। तो जैसे डेन 1 या डेन 2 है, आपको अच्छा। डेन 1 ने इन्फेक्ट किया इस बार, हाँ। तो अब वो दोबारा डेन 1 नहीं होगा। हाँ, अगर डेन 1 डेन 2 एक साथ आउटबर्स्ट हुआ है हम्म। तो डेन 2 फिर भी हो सकता है तो ऐसा उस भी सीजन है में। क्या कि एक बार में अलग अलग टाइप्स के भी डेंगू हो सकते हैं, जो आपने 5 टाइप्स के बताए हैं? ऐसा मोस्टली नहीं होता नहीं है। होता है, हाँ, एक बार में एक ही टाइप एक का बार में डेंगू। एक ही होता और अगर किसी को पहली बार हुआ है तो क्या माइल्ड वाला ही होता है या सीवियर वाला भी डेंगू हो सकता है? है। वो अभी कौन सा सीरोटाइप चल अफेक्ट हुआ रहा है, है, उस पर हाँ, डिपेंड उस पर करता है। डिपेंड करता है। इसमें इम्यूनिटी का भी कुछ रोल है कि हाँ, डेंगू आपको हो इम्यूनिटी सकता का है? रोल है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रोल है। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। हाँ, इम्यूनिटी ये रोल है कि अ, अगर हमारा इम्यूनिटी शरीर का अच्छा है तो वायरस को वॉश आउट उतना जल्दी कर देगा कर देता है। हमारी बॉडी से, हम्म। और उसका ड्यूरेशन थोड़ा कम हो सकता है। ओके। अगर हमारी बॉडी पहले से इम्यूनिटी कम है, या कुछ लोग जैसे पॉपुलेशन होता है, जैसे कोई स्टेरॉइड ले रहा है पेशेंट, ओल्ड एज ग्रुप है, कैंसर पेशेंट है, या HIV पेशेंट है, उनमें ये काफ़ी माइल्ड डेंगू भी सीवियर सीवियर रूप भी। ले सकता है। अच्छा, हाँ, ओके। तो चांसेस इन लोगों में ज्यादा है, ये इन लोग लोगों रिस्क में फैक्टर्स पर हैं। ये हर तरह के, ज़्यादातर जो भी डिजीज होती है उनमें हमेशा रिस्क फैक्टर पे रहते हैं। ओके। इनमें जो माइल्ड इन्फेक्शन भी सीवियर फॉर्म में
बदल कभी सकता कभी है। बदल सकता है। तो अगर जैसे हमारी ऑडियंस को समझना हो थोड़ी सी आसान भाषा में कि वो कौन से लोग हैं जो डेंगू होने के सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं या किन्हें चांसेस हैं कि ऐसे लोगों को डेंगू ज्यादा मतलब खतरा पैदा कर सकता है, तो डेंगू वो किसी कौन को भी हो होंगे? सकता है, बच्चे से लेके बड़े तक किसी को भी। किसी को भी हो जो सकता भी आप आउटडोर एक्टिविटीज में, है। इंडोर एक्टिविटी, ये मच्छर तो हमारे घर में हर हम्म, जगह पे हो सकता है। इवन जो हमारा पीने का पानी है उसमें भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, तो उससे तो भी हो सकता इसे है। कोई रिस्क फैक्टर पे ज़्यादा है ऐसा नहीं है। ये है कि कुछ लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, हम्म, उनमें सीवियर फॉर्म में होने का होने चांसेस के ज्यादा है। चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये जो मच्छर भगाने के लिए लोग रेपलेंट्स यूज करते हैं या फिर बहुत सारे कॉइल यूज करते हैं, स्प्रेज यूज करते हैं, इफेक्टिव होते हैं ये सारे? इनसे अच्छा है कि ये बहुत केमिकल्स होते हैं, ये हमारे ये ह्यूमन बॉडी को भी बहुत डैमेज करते हैं। डैमेज करते हैं। उनको इनके हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पे भी काफ़ी पड़ते हैं। हम्म। अच्छा है कि जब डेंगू का ये सीजन सीज़न स्पाइक हो। चलता है जिसमें मच्छर ज़्यादा होते हैं, आप दिन में भी मॉस्किटो नेट इस्तेमाल करें, अच्छा। पूरे स्लीव्स के कपड़े पहने, हाफ शर्ट्स या शॉर्ट्स पहनने से बचें। जब भी बाहर जाएं अपना जो क्रीम होते हैं, हम्म क्रीम होती है मच्छर को भगाने की, जिसको मॉस्किटो क्रीम वगैरह कहते हैं, हम्म। वो लगा कर जाएं। बच्चों को मॉस्किटो एंटी मॉस्किटो टैग्स आते हैं, अच्छा, स्टिकर्स आते हैं, वो लगा वो सकते लगा हैं। के भेजें। और बच्चों को पूरे जब भी वो बाहर खेलने जाते हैं शाम के टाइम में खासकर, तो पूरे कपड़े पहना के भेजें, फुल स्लीव्स वाले फुल का, स्लीव्स के, और फुल शॉर्ट्स पैंट्स ना पहना, वगैरह। फुल पैंट्स वगैरह। ओके। अच्छा डॉक्टर, डेंगू होता है ना तो बहुत सारे लोग होम रेमेडीज पर भी रिलाई करते हम्म। हैं, तो हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ होम रेमेडीज है, आप प्लीज बताइएगा कि डेंगू में सच में काम हो करते हैं या नहीं होते हैं। सबसे पहले तो लोग ये बोलते हैं कि डेंगू हो गया है तो बकरी का दूध पिलाओ, बहुत हम्म। फायदा करेगा, इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं, ये एक मिथ मिथ है। है। ओके। बल्कि इससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। अच्छा, डेंगू के साथ साथ एक दूसरी डिजीज होती है, ब्रूसेलोसिस। ये होने वो का। को इन्फेक्शन एक साथ हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो ये जो इतने सालों से लोग बकरी का दूध पिलाते आ रहे हैं डेंगू में। नहीं करना चाहिए दूध। इसमें आप हल्का दूध जो हम लोग रोजमर्रा में पीते हैं, टोन मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय उसमें का। कैल्शियम ज़्यादा होता है। हम्म। वो जो इजीली डाइजेस्टेबल होता गाय है। का दूध लेकिन। गाय का या भैंस का। बफेलो मिल्क, भैंस हाँ, का, जो भी आप पी सकते हैं, पी मतलब सकते बकरी का दूध। हैं। बकरी का दूध बहुत कोई प्लेटेड बढ़ाने का काम करेगा ऐसा नहीं है, अच्छा, तो ये मिथ ही है। मिथ है। गिलोय जूस भी बोलते हैं लोग कि डेंगू हो गया तो पी लो, ये सही है? नहीं, ये भी मिथ है। मिथ है, गिलोय का जूस प्लेटेड बढ़ाने में काम नहीं काम आता नहीं है। आता है। अच्छा, पपाया लीफ को भी लेके बोलते हैं कि या तो पपाया का लीफ का जूस बना लो या पेस्ट हाँ, बना करके खा लो तो डेंगू खत्म हो जाएगा, ये भी मिथ है या नहीं, फैक्ट है? ये भी मिथ है, मिथ है। मिथ है। ओके। हाइड्रेशन का भी रोल रहता है, कई लोग कहते हैं हाइड्रेशन कि का, हाँ, कोकोनट वाटर पी लो तो। हाँ, बिल्कुल, ये बात ठीक है। कोकोनट वाटर हाइड्रेशन का सबसे ज़्यादा रोल है ओके। डेंगू में। हम्म। कोकोनट वाटर कोकोनट वाटर हमारे शरीर के हाइड्रेशन को समान स्तर पे रखता है, तो वो फुलफिल हम करता है। बार-बार पी सकते हैं। जी। अच्छा, ओके। तो अगर जैसे किसी को डेंगू हो गया है और उनका इलाज लेट सपोज घर पे ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, माइल्ड है, तो आप कुछ उनको टिप्स देना चाहेंगे कि हाँ, घर पे ही अगर आपको डेंगू से थोड़ा आराम चाहिए, तो हुँ। क्या आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं चीज़ें? अच्छा न्यूट्रिशियस फूड लें, हुँ, जो घर पे बना हुआ हो, हल्का हो, ईज़ी डाइजेस्टेबल हो। हुँ, फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, हुँ। स्पाइसी फूड से बिल्कुल बचें, अच्छा। क्योंकि डेंगू में हमारा पूरा जो सिस्टम है हमारा जीआई सिस्टम भी इन्फ्लेम्ड रहता है। हुँ, हुँ। तो अगर आप सिर्फ फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड ये सारा खाएँगे, तो शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। अल्कोहल और ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस ना लें, हुँ, कोकोनट वाटर लें और ओआरएस लें, और बुखार या सिर दर्द होने पे पैरासीटामोल लें केवल। हाँ, पैरासिटामोल। और जो लोग। ब्रूफेन वगैरह नहीं लें। ओके, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करो और आपने जो खाने का बोला है वो खा हाँ, सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डेंगू हो गया है तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन? फिर हॉस्पिटलाइजेशन ओके, ही तो काम वहाँ पे होगा। ट्रीटमेंट फिर कितने दिनों तक चलता है अगर सीवियर डेंगू हो गया है तो? सीवियर डेंगू में ये डिपेंड करता है कि किस तरह के सिम्टम्स हैं, डेंगू किस स्टेज का है। अच्छा, हाँ, उस डेंगू पे के डिपेंड करता स्टेजेस भी अलग-अलग है। होते हैं? डेंगू अलग-अलग स्टेजेस भी होते उसको हैं। भी थोड़ा-सा बताइए, जैसे आपने टाइप्स तो बता दिए हैं हमें, स्टेजेस ऑफ डेंगू क्या होते हैं? डेंगू फीवर हुँ, हुँ। जो स्टेज 1 आप कह सकते हो, डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसे आप स्टेज 2 कह सकते हो, डेंगू शॉक सिंड्रोम ये जिसे स्टेज 3। स्टेज 3 कह सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। ओके। में मरीज शॉक में चला जाता है, उसका पल्स, बीपी रिकॉर्डेबल नहीं होते हैं। हुँ, हुँ। वो कभी-कभी हमें हाई डिपेंडेंसी यूनिट
या आईसीयू में भी पेशेंट एडमिट करना पड़ता तो है। तीनों स्टेजेस को थोड़ा सा बताइए कि कैसे कैसे स्टेज किसी इंसान में ग्रो होने लगते हैं। जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है, माइल्ड स्टेज है, इसको हम घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। ओके। जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है, अगर अगर आप घर पे हाइड्रेशन अच्छा रख सकते हैं, उल्टी नहीं है, पेट दर्द नहीं है, किसी को कैविटीज़ में फ्लूइड नहीं भरा है, जैसे प्लूरल डिफ्यूजन नहीं हुआ है, एसाइटिस पेट्रोल कैविटी में फूड नहीं है, फ्लूइड नहीं भरा है, घर पे भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके। लेकिन डेंगू सिंड्रोम। शॉक सिंड्रोम जो है वो हॉस्पिटलाइज होकर ही उसका इलाज करवाएं। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम किन पेशेंट्स में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिर उनको रिकवरी में कितना टाइम लगता है और उस दौरान उनके साथ क्या हो रहा होता है? उनके हम आईवी फ्लूइड्स मम्म। और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट रखते हैं उनको। मुख्यतः ज़्यादा इस तरह की उनके वाइटल्स की निगरानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ओके, तो उनके मॉनिटर साथ करना एग्जैक्टली पड़ता है हाँ, उन्हें, मतलब वही एग्जैक्टली रेगुलर उनके साथ मॉनिटरिंग। हो क्या रहा होता है उस टाइम पर? उनका जैसे फ्लूइड भर गया है, तो वो फ्लूइड रिवर्ट होना है। जो इसमें जो कैपिलरीज हैं वो लीकी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब लीक होके वो फ्लूइड कैविटीज़ में भरने लगता है। हम्म। अब हम वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। ओके। हर जगह पे फ्लूइड भर जाएगा। हम्म। पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, बॉडी उसकी डिहाइड्रेटेड, लेकिन फ्लूइड भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो उसको ही बैलेंस तरीके से मैनेज करना होता है। ओके। और जो वाइटल्स वगैरह आप कह रहे हैं मॉनिटर करना पड़ता है, तो वो पल्स फ्लक्चुएट होता है? पल्स बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, सैचुरेशन, ये सब ये सारा फ्लक्चुएट होता मॉनिटर करना होता है। ओके। है रेगुलर। और सीवियर केसेस में फिर डेथ तक बात कैसे पहुंच जाती है डेंगू से? डेंगू से जब ये एक इम्यूनो मेडिएटेड रेस्पॉन्स भी होता है हमारी बॉडी का डेंगू में। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम्म। अब बोन मैरो सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, फ्लूइड एकदम कैपिलरी लीक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम्म। अगर उसमें हार्ट मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो गया, जैसे हार्ट का है, ब्रेन का है, किडनी का है, लिवर का है, हम्म। तब कभी कभी बात डेथ तक भी पहुंच जाती है। पहुंच जाती है। ओके। ये तो मतलब अगर मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है हम्म, तो वो बहुत सीवियर हो हो जाता सकता है, है। सीवियर डेंगू हो जाता है। ओके। अच्छा, तो अगर डॉक्टर किसी को वार्निंग साइन समझने हो कि हमारी बॉडी ये संकेत दे रही है कि हाँ डेंगू हो गया है आपको, तो हम उसको फिर कैसे समझेंगे? तेज बुखार, तेज बुखार। जो कि पैरासीटामोल लेने से भी आपका नॉर्मल नहीं आ रहा है, अच्छा। उल्टी, हम्म। आंखों के पीछे दर्द, आंखों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हम्म। और जोड़ों में दर्द, ओके। ये साइंस है, वार्निंग साइंस है, दे आर ओके। रेड फ्लैग्स ऑफ टू डेंगू। सी टू कंसल्ट अ डॉक्टर। ओके। और बच्चों में भी इसका रिस्क ज़्यादा होता है और सिम्टम्स अलग होते हैं एडल्ट से या सेम होते हैं? बच्चों में भी इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं, मोर ओके। और लेस। ओके। हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज के साथ भी कुछ ऐसा है? क्योंकि प्रेग्नेंट अगर लेडीज के साथ होता है कि उनमें जो प्रेगनेंसी है, फीटल डेथ हो अच्छा। सकती है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, अच्छा। लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है। ओके। तो जो प्रेग्नेंट हैं वुमेन, उनको इनसे खास बचाव की ज़रूरत होती है। तो अगर उनको डेंगू हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान में, तो एनी चांसेस कि बच्चे को भी फिर हो जाएगा? होने वाले बच्चे को हाँ। ऐसा तो मुख्यतः नहीं होता नहीं है। होता है। हाँ, अगर माँ को अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाता है तो तो सही रहता है। सही है। ओके। वो बच्चे को इफेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ कि प्री टर्म लेबर हो जाता है, पहले ही लो बच्चे बर्थ वेट बेबी होता है, वजन कम होता है वजन बच्चे कम का। हो जाता है बच्चे ओके। का। अच्छा डॉक्टर, अगर जैसे आपने इम्यूनिटी की बात कही कि जिनकी लो इम्यूनिटी रहती है उन्हें थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं डेंगू होने के, तो अगर हम चाहते हैं कि इम्यूनिटी को हम थोड़ा सा बूस्ट करें, तो उसके लिए फिर हमें अपने डेली रूटीन या डाइट में कैसे चेंजेस करने चाहिए ताकि कम से कम रिस्क हो सके डेंगू का भी या फिर और भी जितने ये वायरल डिजीज होते हैं? हाँ, इसमें हम एक तो बाहर का खाना अवॉइड करें। अवॉइड करें, ना ही खाएं। हम्म। और इसमें सबसे ज़रूरत होती है कि पानी, अच्छा पानी पिएं। वो उसको अगर पानी को उबाल के ठंडा करके पिएंगे या फिल्टर्ड वाटर लेंगे तो अच्छा है। कहीं का भी अनसेफ वाटर ना लें, ओके। बाहर का खाना ना खाएं, फ्राइड फूड्स ना खाएं, प्रोसेस फूड ना खाएं, घर का बना हुआ फ्रेश हल्का खाना खाएंगे तो वो ठीक रहता है। आप विटामिन की डोज ले सकते हो, खासकर विटामिन सी की। जो खट्टे फल होते हैं जैसे मौसमी है, नींबू है और संतरा है, ये
अच्छे रहते हैं आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो डॉक्टर, आपने जैसे हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तो बता दी कि ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेंगू से उनको रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कुछ लोग बहुत जल्दी रिकवर कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और हम जल्दी रिकवर कर सके हाँ, इसके लिए कुछ आप टिप्स देना तो चाहेंगे? जो आप बात कर रहे हो उसे पोस्ट डेंगू सिंड्रोम, पोस्ट डेंगू फैटिग सिंड्रोम कहते हैं। ओके। उससे उबरने में कुछ लोगों को महीनों भी लग जाते हैं, कभी हफ्तों से अच्छा। लेकर महीनों तक लग जाते ओके। हैं। तो ऐसा क्यों होता है उनमें? ये वायरल लोड की वजह से होता है। कभी-कभी कुछ लोगों में वायरस काफ़ी हद समय तक बॉडी में रह जाता है। ओके। रिकवरी में हमारा इम्यूनिटी टू इम्यूनिटी डिपेंड करता है। हुँ। तो उसके में हम घर पे रह के रेस्ट करें, अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशियस जो घर का बना हुआ फ्रेश खाना, जैसे प्रोटीन, जो हल्का प्रोटीन होता है, लीन प्रोटीन, जैसे दालें हैं, वो खाना है। ORS लेना है, कोकोनट वाटर लेना है। आपने हाइड्रेशन लेवल को हमेशा अच्छा रखना है। उसके साथ फल खाना है। फलों के जूस से हमेशा बेटर रहता है कि आप होल फल फ्रूट खाएं। होल फ्रूट इज ऑलवेज बेटर Better. देन फ्रूट जूस। ओके। हल्का फैट ले सकते हैं, जैसे एवोकाडो है, अच्छा। वो उसमें रिकवरी में हेल्दी फैट्स काइंड। हेल्दी फैट्स। ओके। हाँ। अच्छा डॉक्टर, कोई टेस्ट भी होते हैं जो हाँ, डेंगू टेस्ट के दौरान कराना चाहिए? जी। कौन सा टेस्ट होता है वो? NS1 टेस्ट होता है, ओके। जो एक एंटीजन टेस्ट है, और डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट होता है, जिसमें IgM एंटीबॉडी और IgG एंटीबॉडी को हम चेक करते हैं। चेक करते हैं। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स देखने चाहिए जो हमें समझने चाहिए कि नॉर्मल है या अब नॉर्मल है थोड़े से? ये जो NS1 टेस्ट है, ये एक एंटीजन टेस्ट होता है। ओके। ये शुरू के 5 दिन तक पॉजिटिव रहता है। अगर आपका शुरू के 5 डेज के अंदर NS1 एंटीजन पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। और जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो 1 हफ्ते के बाद पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। IgM टेस्ट का अगर टाइटर बढ़ता है, वो हम कंपेयर करते हैं, पेयर्ड, मतलब 2 अलग अलग समय पे लेते हैं। अगर वो टाइटर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो रिसेंट इन्फेक्शन है। IgG बढ़ता है तो इसका मतलब है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन है। ओके। तो ये टेस्ट के ये टेस्ट है, पैरामीटर ये इनडायरेक्ट टेस्ट है। जो NS1 पॉजिटिव टेस्ट है, इट इज द डायरेक्ट पॉजिटिव टेस्ट। ये टेस्ट होता कैसे है? ये किट से टेस्ट होता है, जो NS1 है। तो ये हॉस्पिटल में जाके ही होता है, घर पर भी कर सकते हैं? नहीं, घर पे नहीं कर सकते, ये हॉस्पिटल में? लैब में कर होते हैं। तो मतलब थोड़ा इसका प्रोसेस बताइए कि अगर किसी को टेस्ट करवाने जाना हो तो क्या पूरा प्रोसेस आप होता है? डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे ये टेस्ट, और लैब में आप ही जाके टेस्ट करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, ओके। और फिर पैरामीटर्स जो आपने बताए कि हम वो देखें? वो देखते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर, हमें थोड़ा सा ये भी बताइए कि जिस सीजन में डेंगू बहुत ज़्यादा स्पाइक पर रहता है, उस टाइम पर हम खुद को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं ताकि हम अपने रिस्क को कम कर सकें डेंगू होने के? हम घर पर अपना कहीं पे भी, जैसे लोगों के बैकयार्ड में काफ़ी खराब सामान पड़ा रहता है, उसमें पानी भर जाता है, फर्श में कभी गड्ढे हो जाते हैं, सड़कों पे गड्ढे हो जाते हैं, जो फेंके हुए टायर्स होते हैं, लोग टायर फेंक देते हैं, कूलर में पानी जमा हो जाता है। ये सब वो जगह होती हैं जहाँ पे मच्छर सबसे ज़्यादा पनपते हैं। तो बारिश आने से पहले घर की सफाई करें, जितना भी आपका कबाड़ है जिसको कहते हैं वो हटा दें। पुराने टायर्स है, इवन जो खाली नारियल के खोल होते हैं, हाँ। उसमें भी पानी भर जाता है, उसमें भी मॉस्किटो ग्रो कर सकता है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें अपने घर से हटाएं। और जो काम गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है कि उससे पहले ड्रेन्स को अच्छे से साफ करवाएं, सड़कों के गड्ढे भरवा दें, ताकि वो उसमें मॉस्किटो पानी ना भरे और वहाँ मॉस्किटो ना ग्रो करे और अपना पाए उसमें। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं। ओके। तो आई गेस इस सेशन में हमने डेंगू पर काफ़ी अच्छे खासे डिस्कशन कर लिया, एंड आई थिंक यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप डेंगू से रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल होंगे, सिम्टम्स, प्रिवेंशन टिप्स, कैसे बचा जा सकता है, उन सभी के बारे में डॉक्टर ने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे उन सवालों के जवाब पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनके जवाब देने का। ऐसी और भी वीडियोस के लिए NBT लाइव को ज़रूर फॉलो करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।